कला प्रोत्साहन की उपयोगिता, आवश्यकता। मानवीय आवश्यकताओं में आजीविका कुशलता की भांति एक पक्ष विनोद मनोरंजन भी है। उसकी सर्वथा उपेक्षा नहीं हो सकती। मनुष्य मशीन नहीं है और न कोल्हू की बैल की तरह वो निरंतर कार्यरत ही बना रह सकता है। थकान उतारने के लिए विश्राम की आवश्यकता पड़ती है और ऊब का भार हल्का करने के लिए मनोरंजन की। उसका प्रबंध शिक्षा आजीविका स्तर का न सही हल्के फुल्के रूप में तो करना ही पड़ता है। साप्ताहिक छुट्टियों का, पर्व त्योहारों का निर्धारण इसे हेतु हुआ कि एक रस्ता के कारण जो ऊब आती है उसे दूर करने के लिए प्रसन्नता प्रदान करने वाली गतिविधियां अपनाकर जी हल्का किया जा सके, नवीन उत्साह अर्जन करके नए सिरे से निर्धारित काम पर जुटा जा सके। सृष्टा ने शरीर में कई उपयोगी संस्थान ऐसे बनाए हैं जो अपने महत्वपूर्ण काम करने के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करते रहते हैं। नेत्र, कान, रसना, जननेंद्रियों में अपने अपने ढंग के रस हैं। वे दोहरा काम करती हैं। इतने पर भी काम नहीं चलता। प्रकृति संपर्क से पर्यटन, पर्यवेक्षण जैसी गतिविधियां भी अपनानी पड़ती हैं। परिश्रम भी आहार की तरह निर्वाह प्रक्रिया का अविच्छिन्न अंग है। उसे यूं तो उद्योग, व्यवसाय एवं निर्वाह कृत्यों से भी पूरा किया जाता है, पर उतना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। इसके लिए खेल कूदों की प्रतिस्पर्धाओं की अन्यान्य योजना भी बनती रहती है। अपने अपने समय में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रचलन रहे हैं। अस्त्र शस्त्रों के धनी मृगया को विनोद माध्यम मानते रहे हैं। सर्वसाधारण के लिए गीत वाद्य माध्यम बनाया जाता रहा है। छोटे बड़े उत्सवों में उनके छोटे बड़े सस्ते महंगे सामूहिक उपक्रम बनते रहते हैं। लोकगीतों की तरह लोक नृत्यों का भी अपना अपने समय पर अपने क्षेत्रों में अपना माहौल रहता है। सामूहिक उल्लास का उभार प्रदर्शन दर्शकों तक में थिरकन उत्पन्न करता है। ये सभी प्रचलन जब तक विशुद्ध विनोद परक रहे और मानसिक थकान उतारने में योगदान देते रहे, तब तक उनका जनजीवन में समुचित स्थान सम्मान भी रहा। उन प्रयोजनों के संचालन, अध्यापन, संगठन में कितने ही प्रतिभाशील व्यक्ति अपना उत्साह भरा योगदान देते रहे। इस माहौल में व्यक्ति की रस कामना का समाधान बनता रहा और हंसती हंसाती जिंदगी जी सकने का माहौल बना रहा। ट्रेजेडी तब हुई जब इन विनोद प्रयोजनों में से प्रत्येक में अश्लीलता का प्रवेश चल पड़ा। दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि अब विनोद और कामुकता का उत्तेजन प्रायः पर्यायवाची बन चले हैं। ये तो कला की देवी को स्वर्ग से उतारकर नरक में बिठा देना और उसे वेश्या जैसी दुष्प्रवृत्ति अपनाने के लिए विवश करना जैसा हुआ। साहित्य को मनीषा का अंग माना जाए तो फिर कला का शेषांश गायन, वादन और नृत्य अभिनय के इर्द गिर्द घूमने लगता है। क्या कारण है कि इस उत्कृष्ट प्रवृत्ति को अधोगामी मोड़ मिला और स्थिति कहाँ की कहाँ जा पहुंची? उन दिनों तो धर्म शब्द के अंतर्गत ही नीति, सदाचार, लोक व्यवहार, स्वास्थ्य, परिवार, अनुशासन, मनोविज्ञान, आत्मनिर्माण, लोक कल्याण जैसे सभी विषय सिमट कर रहते थे। अब जीवन का अनेकानेक क्षेत्रों में विकास विस्तार हुआ है तो इन विषयों के भी स्वतंत्र स्थान बन गए। ठीक इसी प्रकार मानसिक परिष्कार और उल्लास में काम आने वाले हल्के फुल्के प्रयोजन तब संगीत, साहित्य, कला के एक परिकर में बंधते थे। अब साहित्य का मनीषा में और मूर्ति, चित्रकला आदि का सृजन, शिल्प में विभाजन कर देने पर कला शब्द के अंतर्गत वे थोड़े से प्रयोजन ही रह जाते हैं जिनमें मन को गुदगुदाने की, हुलसाने की रुचि है। इन प्रसंगों का स्वरूप सौम्य, सर्वोपयोगी एवं प्रेरणाप्रद ही रहना चाहिए। इन दिनों प्राचीन काल के विस्तृत और अर्वाचीन सीमित क्षेत्रों के सभी पक्षों पर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कामुकता का प्रवेश बढ़ता और आधिपत्य जमता जा रहा है। जीवन की एक महत्वपूर्ण दिशा विद्या और आवश्यकता को उपेक्षित या विकृत कर देने से अनेकानेक कुत्साएं और कुंठाएं उत्पन्न हुई हैं। छोटे बालक सारे दिन हंसते हंसाते, विनोद मस्ती करते, खेलते खिलाते अपना समय बिताते हुए जीवन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यही है राजमार्ग आनंद बटोरते और बिखेरते हुए प्रगतिशील जीवन जी सकने का। प्रकृति ने आरंभ में ही इसका समावेश
मानवीय स्वभाव में सम्मिलित किया है। किशोरावस्था की वय संधि में यद्यपि विद्याध्ययन को प्रमुखता दी जाती है, किंतु फिर भी खेलकूद को उनके साथ अविच्छिन्न रूप से जोड़ रखा जाता है। जो बच्चे खेलते नहीं, जिन्हें वैसा अवसर या प्रोत्साहन नहीं मिलता, वे आगे चलकर आत्महीनता की ग्रंथि में बंधते जकड़ते जाते हैं, निराश नीरस जीवन जीते हैं और व्यवहार में मनहूस जैसे दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ एक और दुर्घटना होती है। यदि बचपन के विनोद क्रम को किशोरावस्था में सर्वथा अवरोध दिखता है, तो वो कुमार्ग पर भटकती है। आवारागर्दी में भटकने वाले कितने ही लड़के अपने साथी तलाश करते फिरते हैं ताकि मजेदारी मिलजुल कर और भी अच्छी तरह निभा सकें। उस चांडाल चौकड़ी में से अनेकानेक दुर्व्यसन सीखते, जिस तिस बहाने घर से गायब रहते तथा पैसे चुराते हैं। अप्राकृतिक यौनाचार, जुआ, चोरी, आवारागर्दी, मटरगश्ती, नशा, ताश, सिनेमा जैसे अनगढ़ मनोरंजन ही सरलता पूर्वक मिल जाते हैं। इसके लिए कोई आंतरिक तंत्र नियोजित नहीं करना पड़ता। एक दो लड़के मिलकर ही उस कुचक्र का छोटा बड़ा रूप खड़ा कर लेते हैं। कई मिल गए तब तो एक अच्छा खासा गिरोह बन जाता है। इस आंवे में पककर यौवन की दहलीज पर पैर रखते रखते ये किशोर अपराधियों की अच्छी खासी भूमिका निभाने लगते हैं। कई तो उनमें से दुस्साहसी आक्रामकों और दस्यु तस्करों के रूप में अपना आतंक जमाते हैं। बात लड़कों तक ही सीमित नहीं है, लड़कियों के लिए भी यह पगडंडी खुली पड़ी है। फैशन का चस्का लगने, इच्छा आवश्यकता भड़कने, प्रदर्शन, प्रशंसा, आकर्षण की ललक उभरने पर सहेलियों से आगे बढ़कर वो साथी तलाश करती हैं या उनके चंगुल में जा फंसती हैं। आगे क्या क्या होता है, इसकी परिणति हत्या, आत्महत्या, अपहरण जैसी दुर्घटनाओं के रूप में सामने आती रहती है। इस दुर्दशा तक पहुंचाने में विनोद आकांक्षा की कला प्रवृत्ति को अवसर न मिलना और कुमार्ग छिद्रों से फूट निकलना कहा जा सकता है। अच्छा हो मानवीय मनोविज्ञान को समय रहते समझा जाए और उसके लिए उपयुक्त द्वार खुला रखने का व्यावहारिक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाने में कुछ भी कमी शेष न रखी जाए। घर के नियंत्रण से थोड़ी छूट मिलते ही काम धंधे में लगने से पूर्व ही कितनी ही बुरी आदतों में नवयुवकों को ग्रस्त होते देखा गया है। इसका कारण वातावरण में अवांछनीयता का विषाक्त आकर्षण एवं माहौल तो है ही, पर उसके साथ साथ विनोद वृत्ति के लिए समुचित अवसर न मिलने से उत्पन्न कुंठा भी एक बड़ा कारण है, जो जिस तिस मार्ग से फूटती और विकृतियों के रूप में प्रकट होती है। जिन लड़कों को प्रतियोगिताओं, प्रतिस्पर्धाओं में रस आने लगता है, वे खेल कूदों में रुचि लेते हैं और पराक्रम में प्रतिभावान बनते देखे गए हैं। महत्वाकांक्षाओं से रहित अर्धमृतक ही होते हैं। सामान्यतः हर जीवंत में कुछ बनने, कुछ बढ़ने, कुछ कर दिखाने और कुछ समेटने बटोरने की ललक उभरती रहती है। इनका सामयिक और सस्ता समाधान कला प्रयोजनों के द्वारा मिलता रहता है, अस्तु उसे जीवन की आवश्यकताओं में सम्मिलित रखा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, परिवार जैसी आवश्यकताओं में यदि कला विनोद को भी सम्मिलित रखा जाए तो उसे अनुचित नहीं माना जाना चाहिए। कामुकता की अभिवृद्धि का इन दिनों जो अंधड़ चल रहा है, उसके पीछे कला प्रवृत्ति का अवरोध या व्यतिरेक भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है। अश्लील चित्र, साहित्य, दृश्य देखने की ललक कला रुचि का ही एक अंग है। भिन्न लिंग के साथ छेड़खानी में गुदगुदी लगती है। आरंभ में ये ऐसे ही हल्के फुल्के ढंग से चल पड़ती है, बाद में घनिष्ठता एवं व्यग्रता बढ़ने पर उसका रूप विकृत एवं उद्धत होता चला जाता है और बात उद्दंडता तक जा पहुंचती है। समलिंगी आकर्षण एवं आत्मरति जैसे दुर्व्यसन एक रास्ते पर चलते हुए मिलने वाले खाई खंदक हैं। चिंतन का एक आकर्षक विषय बन जाने पर उस दुष्प्रवृत्ति के परिपोषण में जो कुछ दिखता या बन पड़ता है, प्रकारांतर से उसी को अश्लीलता या कामुकता के हे रूप में विकसित होते देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में उफरने वाली अवांछनीयता की हानि को यदि समझा जा सके और उसकी रोकथाम आवश्यक प्रतीत हो, तो समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए और उसका समाधान दूरदर्शिता अपनाते हुए सोचना चाहिए। इस मंथन निष्कर्ष में हमें कला को सही स्वरूप में विकसित एवं परिष्कृत करने के वे आधार खड़े करने चाहिए जो कुछ समय पूर्व तक सर्वसुलभ थे, पर अब तथाकथित प्रगतिशीलता
एवं सभ्यता के दबाव में उपेक्षित एवं विस्मृत होते जा रहे हैं। अच्छा हो जनजीवन में गायन, वादन और नृत्य अभिनय को सुनियोजित एवं शालीन ढंग से विकसित होने दिया जाए। उसके विस्तार से जनजीवन को प्रमुदित, उल्लसित रहने का अवसर मिलने दिया जाए। इसी का दूसरा पक्ष है खेल कूदों का माहौल। इसमें स्वास्थ्य संवर्धन और साहसिकता के विकास का भी दोहरा लाभ अतिरिक्त रूप से जुड़ता है। यूं गीत नृत्य में भी संवेदनाएं तरंगित करने की विशेषता है। उस आधार पर श्रद्धा, करुणा, ममता जैसी सद्भावनाओं को उभरने, तरंगित होने का अवसर मिलता है। इस क्षेत्र का समुचित परिपोषण चलता रहे तो व्यक्ति भक्ति भावना का धनी बन सकता है और आदर्शों के लिए उत्सर्ग करने वाले महामानवों तक ऊंचा उठ सकता है। कला मात्र विनोद ही नहीं है, उसमें सद्भावनाएं उभारने और सत्प्रवृत्तियों को बलिष्ठ बनाने की भी उच्च स्तरीय क्षमता विद्यमान है। आवश्यकता सही स्वरूप और सदुपयोग की है। दुरुपयोग से तो अमृत भी विष बन जाता है। अच्छा हो वैयक्तिक और सामाजिक प्रगति की बात सोचते समय कला पक्ष को भी ध्यान में रखें और उसे सर्वसुलभ बनाने के लिए कारगर कदम उठाएं। इस संदर्भ में व्यायामशालाओं की स्थापना, खेल कूदों के सुनियोजित प्रचलन, प्रशिक्षण की बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। उनकी प्रतियोगिताओं पर, प्रदर्शन आयोजन पर जोर दिया जाना चाहिए। इससे न केवल उसके भागीदारों की प्रखरता बढ़ती है, वरन दर्शकों को भी उत्साहवर्धक, आनंददायक लगते हैं। बाल, वृद्ध, नर नारी सभी को उन्हें देखते हुए रस आता है। बड़े लोगों द्वारा बड़े रूप में खर्चीले, ठाट बाट के साथ संपन्न होने वाले खेल कूदों की चर्चा अखबार, रेडियो, टेलीविजन पर दृष्टिगोचर होती रहती है। अच्छा हो उसका छोटा चरखा संस्करण हर गांव मोहल्ले में आरंभ किया जाए और समर्थ गुरु रामदास के व्यायाम प्रधान हनुमान मंदिरों जैसा प्रयास उभरे। घरों में खिलौने बनाना, पुष्प वाटिका, घरेलू शाक वाटिका, सज्जा उपकरण, गृह उद्योग, हस्त कौशल, मरम्मत, कढ़ाई बुनाई, कथा कीर्तन, आरती, गीत, वाद्य जैसे कितने ही छिटपुट प्रयोजन ऐसे खड़े किए जा सकते हैं जिनसे उत्साहवर्धक वातावरण बनाने और सृजनात्मक प्रवृत्तियों को उभारने का सुयोग बनता है। जिन्हें रेडियो, टेलीविजन आदि की सुविधा प्राप्त है, वे उनके उपयोगी प्रोग्रामों को देखते सुनते रह सकते हैं। पशु पक्षियों को भी यदि जकड़ा बांधा न जाए तो उनका पालन भी शिशु पालने की तरह ही आकर्षक बन जाता है। सुगम संगीत का प्रशिक्षण गली मोहल्लों में चल पड़े। इसके लिए पाठशालाएं और मंडलियां गठित की जाएं, जो इच्छुकों को सिखाती भी रहें एवं पर्व त्योहारों, हर्ष उत्सवों के अवसर पर अपने कौशल का प्रदर्शन भी करती रहें। महिलाएं विवाह, शादियों और पर्व त्योहारों पर गीत वाद्य की परंपरा अभी भी किसी रूप में चला लेती हैं। उसमें कला और भावना का समन्वय करके और भी अधिक उत्साहवर्धक बनाया जा सकता है। स्कूलों में संगीत कक्षाएं बढ़ाने पर विशेष रूप से जोर देने की आवश्यकता है। प्रौढ़ पाठशालाओं की तरह निजी प्रयास से छोटी संगीत पाठशालाएं भी खुल सकती हैं, जिनमें शास्त्रीय संगीत न सही लोक गीतों को गाने और स्थानीय सस्ते वाद्य यंत्रों का काम चलाओ अभ्यास करने की व्यवस्था तो सरलता पूर्वक बन सकती है। उत्साह उभारने और आरंभिक ढांचा खड़ा करने पर प्रदर्शन तथा समारोह जैसा स्तर भी बढ़ सकता है। नृत्य अभिनय को एक कला कौशल एवं छोटे उद्योग व्यवसाय का रूप मिल सकता है। रामलीला, रासलीला आदि का कुछ समय तक अच्छा प्रचलन था। ढोला मारू, आल्हा उदल, नौटंकी, स्वांग, रसिया आदि में नृत्य गीतों का समन्वय रहता था। इन कार्यों में संलग्न मंडलियां आजीविका भी कमाती थीं और लोकरंजन का प्रयोजन भी पूरा करती थीं। इन दिनों एक्शन सॉन्ग, गीत, नाटिकाएं, प्रहसन, अभिनय, कठपुतली, जादूगरी जैसे अनेक ऐसे आधार खड़े हो सकते हैं जिनमें संलग्न व्यक्तियों का निर्वाह चलता रहे और प्रेरणाप्रद मनोरंजनों की आवश्यकता का सुयोग भी बनता रहे। लोग सिनेमा, थिएटर, सर्कस आदि पर ढेरों समय और धन खर्चते और बदले में अवांछनीय प्रभाव लेकर वापस लौटते हैं। इसका स्थान लोक अभिनय के लिए गठित कुछ कला मंडलियां भली प्रकार पूरा कर सकती हैं। नट, मदारी, बाजीगर स्तर के उद्योग तो अब समाप्त होते जा रहे हैं। उन कष्ट साध्य कार्यों में हाथ डालने की पैतृक परंपरा भी अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, पर उनके स्थान पर
चलते फिरते सिनेमा चित्र प्रदर्शनी जैसी नई वस्तुएं बन सकती हैं। प्रदर्शनियों की सजावट, प्रतियोगिताएं एवं जहां तहां मेले लगाने, हाट बाजारों का प्रचलन करने की ऐसी व्यवस्थाएं बन सकती हैं जिनमें पहुंचकर लोग अपना मन हल्का कर सकें और साथ ही सामयिक आवश्यकताएं भी जुटा सकें। स्मरण रहे, कला विनोद की आवश्यकता भले ही कम महत्व की प्रतीत होती हो, पर तत्वतः उसकी उपयोगिता आवश्यकता ऐसी नहीं है जिसकी ओर से आंखें बंद करके रखी जाएं और उपेक्षा बरती जाए। इस प्रयोजन के लिए हमें कुछ सोचना ही नहीं वरन करना भी चाहिए।